हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में। आज का वीडियो है 15th फिनांस कमीशन के ऊपर। लेकिन 15th फिनांस कमीशन के साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे इस वीडियो में कि फिनांस कमीशन क्या होता है, क्यों बनता है और उसका काम क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिनांस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि क्या है फिनांस कमीशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम है ये डिसाइड करना कि जो भी टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, दैट इज गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्सेस आते हैं तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कितना सेंट्रल के पास जाएगा, कितना स्टेट के पास जाएगा और स्टेट्स के बीच में भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो फिनांस कमीशन डिसाइड करता है। तो वो लिखा है that determines the method and formula for distributing the tax proceeds between center and states and among the states as well। कहने का मतलब जो भी टैक्सेस इकट्ठे हुए हैं वो कैसे बटेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे सेंट्रल और स्टेट के बीच में, और स्टेट्स के बीच में भी कैसे टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सब फिनांस कमीशन डिसाइड करता है। अब हमारे मन में आ सकता है कि फिनांस कमीशन कौन बनाता है या कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है। तो अंडर आर्टिकल 280 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट की जवाबदारी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा क्या, फिनांस कमीशन। तो वो लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ फिनांस कमीशन एट अ इंटरवल ऑफ 5 years और अर्लियर। 5 साल या 5 साल से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या चीज, फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया। The 15th Finance Commission was constituted by President of India in November 2017। तो 15th Finance Commission हमारे प्रेसिडेंट ने किया था कॉन्स्टिट्यूट 2017 में नवंबर में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन.के. सिंह, और श्री एन.के. सिंह की चेयरमैनशिप के अंदर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। चलिए अब समझते हैं रिकमेंडेशन क्या थे 15th फिनांस कमीशन के। पहला है वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन। वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब होता है कैसे टैक्स डिवोल्व होगा फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स। तो वो लिखा हुआ है डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस ऑफ यूनियन टू स्टेट्स। देखिए ऐसा है कि जो 14 फिनांस कमीशन में वर्टिकल डिवोल्यूशन था वही ऑलमोस्ट सेम रखा है 15 फिनांस कमीशन में, सिर्फ 1% का चेंज आया है। इट वाज 42% इन 14 फिनांस कमीशन, नाउ इट इज 41%। ये 1% का चेंज भी इसलिए आया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस बदल गया है। पहले जम्मू एंड कश्मीर को हम लोग स्टेट कंसिडर करते थे, लेकिन अब लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। इसकी वजह से वो 1% का भी चेंज आया है। तो वो लिखा हुआ है It has recommended maintaining the vertical devolution as 41% as same in interim report of 2020-21. It is at the same level of 42% of divisible pool as recommended by 14th Finance Commission. It has made a required adjustment of about 1% due to change in the status of erstwhile state of Jammu and Kashmir into new union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir। तो वही लिखा हुआ है जो 14 फिनांस कमीशन में 42% का था वही मेंटेन किया है 41% पे, और 1% का चेंज भी क्यों आया मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट का जो स्टेटस था वो चेंज होकर अब यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में। नंबर 2 हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। अब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि स्टेट्स के बीच में टैक्सेस का डिवोल्यूशन कैसे होगा, उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो वो लिखा हुआ है एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर एलोकेशन कैसे होगा। फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन इट हैज बीन सजेस्टेड 12.5% वेटेज टू डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। अब बताया गया 12.5% किसके ऊपर होगा, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के ऊपर। 45% ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, 45% इनकम के बेसिस पर। 15% पॉपुलेशन और एरिया के बेसिस पर। 15% किसके बेसिस पे, पॉपुलेशन और एरिया के बेसिस पर। 10% फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के ऊपर, और लास्ट में 2.5% टैक्सेस और फिजिकल एफर्ट्स के लिए। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन। अब बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट्स एंड ग्रांट्स। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए हर एक स्टेट की कुछ इनकम्स होती है और कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इनकम इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड अदर इनकम्स, एंड कुछ खर्च जो हर एक स्टेट करती है अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए, वो सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। लेकिन कई बार खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम्स कम पड़ती है, तो ये जो गैप होता है उसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। तो ये डेफिसिट कैसे खत्म किए जाएंगे या पूरे किए जाएंगे, वो कैसे भरे जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। और उसके ग्रांट्स क्या होते हैं, तो वो लिखा हुआ है रेवेन्यू डेफिसिट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू और करंट एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स दैट इंक्लूड्स टैक्स एंड नॉट टैक्स। तो वही बताया कि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंस होता है रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर के बीच में। जब एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं, रिसीट्स कम होती है, जो डिफरेंस पड़ता है उसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की, कितना पैसा ये जो डेफिसिट है उसके लिए निकाला गया है। तो इट इज 3 ट्रिलियन। तो वो लिखा है
it has recommended post devolution revenue deficit grants amounting to ₹3 ट्रिलियन। कहने का मतलब ये जो डेफिसिट पड़ेगा उसके लिए ग्रांट्स के लिए 3 ट्रिलियन रुपीस का रिकमेंडेशन अमाउंट है फिनेंशियल ईयर एंडिंग 26 तक। और सबसे मुद्दे की बात यह है कि जो स्टेट जिसको रेवेन्यू ग्रांट्स पहले दिए जाते थे 14 फिनेंस कमीशन में, वो 17 स्टेट्स थे। इस फिनेंस कमीशन ने उसको कम करके सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में ला दिया है। तो वो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टेट्स क्वालिफाइंग फॉर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स डिक्रीज्ड फ्रॉम 17 to 6 इन फिनेंशियल ईयर 26। 26 तक हमने जो नंबर ऑफ स्टेट्स जो क्वालिफाई होते थे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स के लिए वो भी कम कर दिए हैं 17 से लेके कितने पे, 6 पे। इजी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स एंड ग्रांट्स टू स्टेट्स। देखिए अभी हमने समझा कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स थे फ्रॉम 17 उसको 6 कर दिया गया है, जो जिनको हम लोग डेफिसिट ग्रांट्स देते थे। ऐसा क्यों किया गया? ताकि ज्यादा स्टेट्स को इंक्लूड कर सके ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। कहने का मतलब इस फिनेंस कमीशन ने डेफिसिट ग्रांट्स को हटा के या डेफिसिट ग्रांट्स को कम करके परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव ग्रांट्स को शुरू किया है। ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव ग्रांट्स हैं वो 4 मेन थीम्स के बेसिस पे बने हुए हैं। तो पहली थीम है सोशल सेक्टर, जहां पे फोकस किया जाता है हेल्थ और एजुकेशन पे। मतलब जो स्टेट के हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो उसके ऊपर परफॉर्मेंस देगा उसको ग्रांट दिए जाएंगे। तो फर्स्ट थीम इज सोशल सेक्टर, जो मेन फोकस किसके ऊपर करती है, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। सेकेंड थीम इज रूरल इकोनॉमी, कि हर एक स्टेट अपनी रूरल इकोनॉमी को कैसे संभाल रही है, वो लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेट इज रूरल इकोनॉमी वेयर इट इज फोकस्ड ऑन द एग्रीकल्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स, के एग्रीकल्चर और रूरल रोड्स को कैसे डेवलप कर रहा है हर एक स्टेट, उसके परफॉर्मेंस पे ग्रांट्स दिए जाएंगे। और आगे उसको और ज्यादा समझाया गया है द रूरल इकोनॉमी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्री एज इट एनकम्प्लिश 2/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। अब ये बताया गया है कि क्यों रूरल पॉपुलेशन पे इतना फोकस किया गया है, क्योंकि हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का 2/3 अभी भी रूरल एरियाज में ही रहते हैं। 70% टोटल वर्कफोर्स भी रूरल एरिया से आता है और 46% ऑफ नेशनल इनकम भी रूरल एरिया से ही आते हैं। इसलिए रूरल इकोनॉमी पे इतना ज्यादा फोकस किया गया। तो सेकेंड थीम हो गया रूरल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। अब थर्ड थीम की बात करते हैं, जो है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। जी हाँ, थर्ड थीम है गुड गवर्नेंस पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। जो गवर्नमेंट नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आएगी और कितनी ट्रांसपेरेंसी रखेगी, उसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस पॉलिसी। कि जो स्टेट की गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेगी अपनी जनता के साथ और नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आएगी, वो बनेगा थर्ड थीम गवर्नमेंट या परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव रिफॉर्म्स का या ग्रांट्स का। तो वो लिखा हुआ है थर्ड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अंडर विच इट इज रिकमेंडेड ग्रांट्स फॉर जुडिशरी, स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स एंड द ब्लॉक्स। मतलब जो स्टेट अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज लेके आएगा और गुड गवर्नेंस पॉलिसीज फॉर्म करेगा, वो भी एलिजिबल हो जाएगा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव प्लान में। ये हो गया थर्ड थीम। अब बात करते हैं फोर्थ थीम की, जो बेसिकली फोकस करता है पावर सेक्टर पे। तो वो लिखा हुआ है फोर्थ इट हैज डेवलप्ड अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव सिस्टम फॉर पावर सेक्टर। ज्यादा फोकस किस पे किया गया है, पावर सेक्टर पे, जो डायरेक्टली लिंक ग्रांट से तो नहीं है बट प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट एडिशनल बोरिंग विंडोज फॉर द स्टेट। जो कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बोरिंग सेक्टर बन सकता है हर एक स्टेट के लिए। इसलिए फोर्थ थीम में हमने पावर सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। सिंपल, ये 4 थीम्स थी जिसके बेसिस पे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव ग्रांट्स डिसाइड होंगे अकॉर्डिंग टू 15 फिनेंस कमीशन। मुझे उम्मीद है आपको पूरा 15 फिनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन समझ में आए होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है और मुझे लगता है अगर आप ये 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस आपके एग्जाम में काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।